अगर कभी आप 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान के बीच धरती की किसी दरार में गिर जाए, आपका घुटना टूट चुका हो और दुनिया में किसी को पता ना हो कि आप कहाँ हैं, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि अगले 9 दिनों में इस आदमी ने जो किया वही एकमात्र वजह है कि वह आज भी वहां ऊपर नहीं पड़ा है। यह एक सच्ची भयावह कहानी है जिसे उस इंसान ने खुद जिया था। मेरा नाम उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि अक्टूबर 2013 में मेरे साथ क्या हुआ। हिमालय में समुद्र तल से 5,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर, जहां हवा इतनी पतली होती है कि आपके अपने फेफड़े ही आपके खिलाफ काम करने लगते हैं। मैं ये कहानी धीरे धीरे बताना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे यह मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बात समझें। सबसे बुरी चीज़ पहाड़ नहीं था, सबसे बुरी चीज़ मैं खुद था। मैंने गाइड रखे थे, मैं पहले भी ऐसी यात्राएं कर चुका था। मैं उस तरह का नज़ारा देखने निकला था जिसे इंसान ज़िंदगी में शायद सिर्फ एक बार देख पाता है। ऐसा नज़ारा जिसके लिए आप समुद्र पार करने तक को तैयार हो जाए। रास्ता बेहद संकरा था, चट्टानों को काटकर बना हुआ रास्ता। पीछे कई दिनों तक कुछ नहीं था और आगे भी कई दिनों तक कुछ नहीं। हिमालय की इतनी ऊंचाई पर अकेलेपन को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। वहां समस्या अकेलापन नहीं है, वहां समस्या है कुछ भी ना होना। आपकी मदद करने के लिए वहां कुछ नहीं होता। मौसम ने एक ही सांस में करवट ले ली। एक पल पहले मुझे अपने ऊपर पहाड़ी की धार दिखाई दे रही थी, अगले ही पल सब कुछ सफेद। यह कोहरा नहीं था, यह एक दीवार थी, बर्फ की ऐसी दीवार जिसने आवाज को उसी तरह निगल लिया जैसे पानी किसी चीख को निगल जाता है। मैंने अपने गाइडों को पुकारा, लेकिन इतनी पतली हवा ने मेरी आवाज को 10 फीट दूर जाने से पहले ही निगल लिया। मुझे याद है, मैंने बेवकूफ़ी भरी एक बात सोची थी कि मुझे बस उसी दिशा में चलते रहना चाहिए जहां मुझे लगा कि मेरे गाइड होंगे, और यही सोच मुझे उस गड्ढे में ले गई। मेरा जूता उस किनारे से फिसल गया जिसे मैं देख ही नहीं पाया था। रास्ता ठोस नहीं था, बर्फ के ऊपर डीले पत्थरों की परत थी और अचानक पूरा ढलान मेरे नीचे से खिसक गया। मैं दोनों हाथों से चट्टानों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड तक मुझे सच में लगा कि गिरते गिरते मेरी मौत हो जाएगी। फिर उससे भी बुरी चीज़ हुई, मैं गिरना बंद हो गया। ज़रा इसकी कल्पना कीजिए, पहाड़ के अंदर एक दरार शायद 2 फीट चौड़ी, जो नीचे जाते जाते और संकरी होती जा रही थी, बिल्कुल किसी गले की तरह। मैं इतनी जोर से उसके तल से टकराया कि मेरे फेफड़ों से सारी हवा निकल गई। जब मैंने ऊपर देखा तो आसमान की सिर्फ एक पतली सी धूसर लकीर दिखाई दे रही थी और बर्फ उसे भी धीरे धीरे ढक रही थी। मैं ठोस ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच फंसा हुआ था, अंधेरे में, समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर ऊपर, और किसी को, मेरे गाइडों को भी नहीं, दुनिया के किसी इंसान को भी नहीं, ठीक ठीक पता था कि मैं कहाँ था। पहली रात ठंड ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उसने सिर्फ मुझे दर्द नहीं दिया, उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी, बहुत शांत आवाज में। वह कह रही थी कि अगर मैं कांपना बंद कर दूं तो आखिरकार आराम कर सकता हूं। मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, एक पल के लिए मैंने उसकी बात मान ली थी, और यही इस कहानी का वह हिस्सा है जो आज भी मेरे पास लौट कर आता है। गिरना नहीं, दर्द नहीं, बल्कि वह पल जब मेरे अपने शरीर ने मुझे हार मान लेने के लिए मनाना शुरू किया। मुझे दरार की दीवारों पर पिघलती हुई बर्फ मिली और मैंने उसे खाना शुरू कर दिया। मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। अगर आपको नहीं पता कि यह गलती क्यों थी तो मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसने मुझे गिरने से भी तेज़ी से मौत के करीब पहुंचा दिया था। आपके शरीर को बर्फ को पानी में बदलने के लिए अपनी ही गर्मी खर्च करनी पड़ती है। हर बार जब मैंने बर्फ निगली, मेरे शरीर की गर्मी कम होती गई। मुझे यह पता नहीं था। मुझे यह तब पता चला जब मैं और ज़्यादा ठंडा होने लगा। तीसरे दिन तक मेरा घुटना इतना सूज चुका था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर तूफान दोबारा आया और उसने दरार के मुंह को नई बर्फ से ढकना शुरू कर दिया। मैं ऊपर की रोशनी को धीरे धीरे कम होते देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा
हर पल थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा हो। और तभी मुझे समझ आया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वह दरवाज़ा मेरे साथ ही बंद हो जाएगा। अगर इस वक्त कोई खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर ठीक आपके ऊपर से उड़ता हुआ गुजरे, तो क्या आपके अंदर इतनी ताकत बची होगी कि आप उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें? मेरे अंदर नहीं थी, कम से कम काफ़ी देर तक नहीं। 5वें दिन मैंने जो सुना वही वजह है कि आज मैं यह कहानी सुना रहा हूँ, न कि मेरी कहानी का वह संस्करण जिसमें मैं कभी घर वापस नहीं आया। मैं बाहर चढ़कर नहीं निकल सकता था, मेरा पैर मेरा वजन नहीं उठा सकता था। ग्रेनाइट की दीवारें सीधी और बर्फ से चिकनी थीं, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने वही किया जो मेरे पास करने के लिए आखिरी चीज़ बची थी। मैं पेट के बल लेट गया और अपनी कोहनियों के सहारे रेंगना शुरू कर दिया, टूटे हुए पत्थरों के ऊपर 1-1 इंच घंटों तक। ऐसा लग रहा था जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। हर हरकत मेरे हाथों और घुटनों को चीर रही थी, लेकिन ठंड ने अब तक दर्द को इतना सुन्न कर दिया था कि वह किसी दूर की चीज जैसा लगने लगा था, जैसे दर्द किसी और इंसान को हो रहा हो। 5वें और 6ठे दिन के आसपास मेरे दिमाग ने मुझे ऐसी चीजें दिखाना शुरू कर दिया जो वहां थी ही नहीं। मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, बहुत साफ, बहुत जानी पहचानी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उन आवाजों को अपने साथ लेकर आ रही हो, जबकि मैं जानता था कि वहां कोई हो ही नहीं सकता। मैंने चट्टानों के बीच लोगों जैसी आकृतियां हिलती हुई देखी। मैं उन्हें देख रहा था और उसी समय जानता था कि वे असली नहीं थीं। बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक जीवित रहने वाले पर्वतारोहियों के बीच इस अनुभव का एक नाम है, वे इसे थर्ड मैन कहते हैं। एक अदृश्य साथी की मौजूदगी का एहसास जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझता दिमाग खाली जगह को किसी मौजूदगी से भर देता है, शायद इसलिए कि वह आपको उस एक चीज से बचाए रखे जो वहां सच में इंसान को मार देती है, हार मान लेना। मैंने अपने ही होंठ पर इतना जोर से दांत काटा कि खून निकल आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो जो सच हो, कुछ ऐसा जिसे मैं वास्तविकता की तरह पकड़ सकूं। 7वें दिन मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करें। मैंने बचाव देखा था, इतना करीब कि बादलों के सामने उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर उसे संकेत देने की ताकत नहीं बची थी। मैं तब तक चीखता रहा जब तक मेरी आवाज़ फट नहीं गई, लेकिन रोटर की आवाज़ ने मेरी हर चीख को निगल लिया। हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के पीछे मुड़ा और गायब हो गया, और मैं वहीं था, बर्फ में हाथों और घुटनों के बल उस एक चीज को जाते हुए देख रहा था जो मुझे बचा सकती थी। 8वें दिन मुझे एक पुराना पत्थर का आश्रय मिला, आधा ढहा हुआ, वैसा ही जैसा स्थानीय चरवाहे गर्म महीनों में इस्तेमाल करते हैं। मैं रेंगकर उसके अंदर चला गया, और आज मेरे पास अपना शरीर लेकर आपसे बात करने की जो वजह है वो वही छोटा सा आश्रय था। 9वें दिन मैं उस आश्रय के दरवाजे तक पहुंच गया, और फिर मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका। वह आखिरी चीज है जिसे मैं साफ साफ याद कर सकता हूं, मेरे हाथों के नीचे ठंडा पत्थर, और यह विचार कि मैं इतनी दूर तक आ चुका था सिर्फ दरवाजे की चौखट पर आकर रुकने के लिए। एक खोजी दल ने मुझे वहां पाया, किसी शानदार योजना की वजह से नहीं, किसी असाधारण कौशल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनमें से एक आदमी की नजर धूसर चट्टानों के बीच फड़फड़ाते हुए चमकीले रंग के फटे कपड़े के एक टुकड़े पर पड़ गई। बस 9 दिनों की पूरी कहानी आखिरकार इतनी सी चीज पर आकर टिक गई, एक कपड़े का टुकड़ा जिसे कोई लगभग देखे बिना आगे निकल गया होता। इसके बाद क्या हुआ मुझे बहुत कुछ याद नहीं। मुझे पता है कि डॉक्टरों ने मेरे शरीर को धीरे धीरे गर्म किया, हर घंटे 2 डिग्री से भी कम, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बहुत तेज गर्म किया होता तो मेरे शरीर के अंगों में जमा ठंडा खून अचानक मेरे दिल की ओर लौट सकता था और मेरा दिल रुक सकता था। मुझे यह भी पता है कि शुरुआत में उन्होंने मुझे लगभग कुछ खिलाया ही नहीं, क्योंकि लंबे समय तक भूखे शरीर को बहुत जल्दी सामान्य मात्रा में खाना देने पर शरीर उसे पचाने की कोशिश में खुद को नुकसान पहुंचा सकता है।
पता चला कि पहाड़ से जिंदा निकलना खतरे का सिर्फ आधा हिस्सा था, बचाए जाने के बाद जिंदा रहना दूसरा आधा था। मैंने कभी पत्रकारों से बात नहीं की, मैंने इस घटना पर कोई किताब नहीं लिखी। मैं घर वापस चला गया और मैंने चुपचाप अकेले ऐसी जगहों पर यात्रा करने वाला इंसान बनना छोड़ दिया। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इंसान सच में सीख ले तो उन्हें सिर्फ एक बार सीखना ही काफ़ी होता है। अगर आपने उस हेलीकॉप्टर को पहाड़ी के पीछे गायब होते देखा होता और आपकी आवाज़ में सिर्फ एक आखिरी सांस बची होती, तो क्या आप उसे एक बार और चीखने में इस्तेमाल करते या उस सांस को बचा कर रखते, ये उम्मीद करते हुए कि अगला मौका शायद और करीब होगा। मैं उन 9 दिनों की लगभग हर चीज़ से ज़्यादा इसी फैसले के बारे में सोचता हूँ। पहाड़ ने यह तय नहीं किया था कि कौन जिंदा रहेगा, फैसला सैकड़ों छोटे छोटे पलों में हुआ था। इंतज़ार करने के बजाय रेंगना, आवाज़ों पर विश्वास करने के बजाय अपने होंठ पर दांत गड़ा देना, और जब 1 इंच आगे बढ़ना भी बेकार लगे तब भी 1 इंच और आगे बढ़ना। कभी कभी जीवित रहना किसी एक बड़े साहसिक काम का नाम नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, बार बार हार मानने से इनकार करना।